दोस्तों नमस्कार। देखिए, घटना चक्र का निचोड़ है जो एनटीपीसी और रेलवे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जितना भी कंपटीशन एग्जाम होने वाला है कॉम्पिटिटिव के लिए, और सभी एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। इसमें 2000 महत्वपूर्ण सवाल होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2000 सवाल लिखा हुआ है। 2000 सवाल होंगे महत्वपूर्ण, और 2000 सवाल महत्वपूर्ण काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जामों के लिए। हम 2000 लेंगे जिसमें आपको हिस्ट्री के होगा सवाल, ज्योग्राफी का होगा, और साथ साथ आपका पॉलिटी का होगा। ये सभी सवाल को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, और सभी सवाल सवाल वन लाइनर होगा। जो 28 दिसंबर से पहले आपका सवाल को समाप्त कर दिया जाएगा। घटना चक्र का जितना सवाल है वो सभी इंपॉर्टेंट सवालों को खत्म कर दिया जाएगा। और ये मौका मत गंवाइएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मौका है। और एग्जाम का जो डेट आ चुकी है 18 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्जाम होगा, और जो अप्रैल फर्स्ट वीक होगा उसमें ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। इसी को देखते हुए इसी बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एनटीपीसी 2019 का बुक को फॉलो कर रहे हैं। और इसमें जितना वन लाइनर सवाल है, कुछ सवाल और उसका फैक्ट्स को भी हम तथ्य को देखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। जो कोर्स है मतलब 40 पूरा कोर्स है, कुछ बाजीराव मैथ अकेडमी पे अवेलेबल है कोर्स। उस कोर्स में आपको एसएससी के लिए मिल जाएगा, जो इसमें सीजीएल होगा, सीएचएसएल होगा, एमटीएस होगा और सीपीओ होगा। ये सभी कोर्स अवेलेबल है। आपको अगर चाहिए कोर्स तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पर यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है। रेलवे के लिए है, एनटीपीसी के लिए भी है, रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है। बात आती है पुलिस में। पुलिस में आपको बिहार पुलिस के लिए बैच शुरू हो गया है जीके जीएस का। और मैथ का, जैसे मैथ का उतना फैक्टर नहीं होता है बिहार पुलिस में। यूपी पुलिस में थोड़ा बहुत मैथ का रहता है, लेकिन इसमें भी इसका भी कंप्लीट कराया जाएगा सिलेबस। और एमपी पुलिस का अगर आपको किसी बारे में किसी सिलेबस के बारे में जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर दिया हुआ नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो 9798813533। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 विद्यार्थियों के लिए फ्री कोर्स है। ये कोर्स मात्र 100 विद्यार्थियों के लिए है, 100 नहीं 1000 विद्यार्थियों के लिए है। जो आपको 1000 विद्यार्थियों के लिए पीडीएफ और क्लास दोनों फ्री मिलेगा। और उसके बाद 1000 के बाद बच्चों के लिए क्लास मिल जाएगा, लेकिन उसका जो पीडीएफ फॉर्म है वो नहीं मिल पाएगा। जो क्लास में आज शुरू करने वाले हैं इसका पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे और हम शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास में जो सवाल है उसी सवाल को लिया गया है। इस सवाल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 40 लिखा है, 40/400। 40/400 का मतलब हो गया कि 40 सवाल इसमें लिया गया है, और 400 सवाल टोटल लेना है भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास में सवाल कितना लेना है दोस्त? 400। और इस 400 सवाल में हम 40 सवाल ले लिए हैं। इसलिए इस 40 सवाल को देखिए, उसके बाद हम फिर हम 100-200 करके हम दो तीन तीन वीडियो में लगभग समाप्त हो जाएगा। हो सकता है तो 3 या 4 वीडियो में समाप्त कर देंगे हम सभी हिस्ट्री को। फिर हम ज्योग्राफी चालू करेंगे, फिर ज्योग्राफी के बाद हम चालू करेंगे पॉलिटी। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सबसे पहले किस वेद को भारतीय उपचार दिया गया है? सबसे पहले किस वेद में बीमारियों के लिए उपचार दिया गया है? तो वह वेद है अथर्ववेद। कौन वेद है दोस्त? अथर्ववेद। यहाँ पे लिखा हुआ अथर्ववेद। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, चाणक्य का एक और नाम क्या है? चाणक्य का नाम दो तीन है। एक चाणक्य को हम कौटिल्य भी बोलते हैं, एक चाणक्य को हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। यहाँ पे विष्णुगुप्त दिया हुआ है, जो वन लाइनर सवाल है। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक मेरा बृहदर्थ है। और चौथा क्वेश्चन मेरा बनता है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ कौन मठ? तवांग मठ। कौन मठ दोस्त? तवांग मठ। कहाँ स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, जो बुद्धिस्टों के लिए जाना जाता है। बौद्धिस्ट इसमें बौद्धिस्ट मठ है तवांग मठ। ये तवांग मठ दुनिया का दूसरा, ये भारत का सबसे बड़ा नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा हो जाता है तवांग मठ। इसमें भारत लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया भारत के बारे में, इसलिए ये क्वेश्चन एशिया का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन तेजी में खींच रहे, क्वेश्चन 1000 नहीं लगभग क्वेश्चन 2000 होगा। और 2000 क्वेश्चन करने के लिए हमें हर क्वेश्चन को डिटेल करते अगर बताएंगे तो 28 दिसंबर से पहले समाप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए तो तेजी में कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ते चलिए, समझ चलिए। प्राचीन भारत, प्राचीन समय में अवध, प्राचीन समय में अवध का सबसे बड़ा हो गया है। प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता है? तो नाम है कौशल नाम से। किसके नाम से दोस्त? कौशल नाम से। आइए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी है? तो ये पुरानी है 30,000 साल पुरानी है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा कहाँ है दोस्त? मध्य प्रदेश में, काफी पुराना गुफा है। इसके बाद मेरा सातवां क्वेश्चन आता है, पल्लव वंश का कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? कौन नाटक? संस्कृत का नाटक भी लिखा करते थे, वह है महेंद्र वर्मन प्रथम।
आइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र चोल तृतीय। तीसरा। तो अगला क्वेश्चन है, तीर कोकुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता यानी उसके जो उसमें संकलन किए हैं, अपने कुछ अपना ज्ञान दिए हैं, पूरा ज्ञान नहीं, कुछ अपना उसमें योगदान दिए हैं, उस कौन है? तिरुवल्लुर जो इसके तिरुक्कुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हम लोग का मिलेगा, क्वेश्चन सब आ जाएंगे धीरे धीरे, आ जाओ धीरे धीरे, सभी क्वेश्चन आ जाता है, उस पर हम कर सभी को सोल्यूशन सभी को बताएंगे। क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है बौद्धिस्ट के बारे में। और बौद्ध तीर्थ स्थान कौन मंदिर है? दांत का मंदिर। किस देश में है? वह है श्रीलंका देश में है। श्रीलंका में है दांत का मंदिर। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? वह है अरब सागर में। कहाँ है दोस्त? अरब सागर में है। यह द्वीप मुंबई से 7 मील दूर है, जहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति की प्रतिमा प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा, आप देखे होंगे शिव की मूर्ति जो 3 उसमें सर होता है शिव का, वह मूर्ति प्राप्त किया गया है एलिफेंटा द्वीप से ही, जो अरब सागर में है, और ये मुंबई से 7 मील दूर है, जहाँ पे ये मूर्ति पाया गया है और खुदाई में निकला हुआ है। यहाँ पे 5 मंदिर भी है, जो 5 मंदिर माना जाता है कि वो 5 मंदिर राष्ट्रकूट शासकों ने उस मंदिर को बनाया था। और हिंदू धर्म देखा जाए तो हिंदू धर्म देखा जाता है कि वो मंदिर को वो 5 पांडव अपने अपने शिव का लिंग को बनाए हैं उस समुद्र में, और उस समय पांडव के रूप में जाना जाता था, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, राष्ट्रकूटों ने इसको बनाया है। आइए बढ़ता हूँ अगला, एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? एलिफेंटा दर्रा कहाँ है दोस्त? श्रीलंका में। देखिए एलिफेंटा द्वीप है, ये कहाँ है? अरब सागर मुंबई में है। और ये एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में है। खजुराहो का स्मारक कहाँ है? खजुराहो का स्मारक मध्य प्रदेश में है। यह चंदे राजाओं के द्वारा बनाया गया है। यहाँ के मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। कौन मंदिर? कंदरिया महादेव मंदिर सबसे ऊंचा है। ऊंचा होने वाला सबसे माना जाता है, इसमें कंदरिया महादेव का मंदिर मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? कौन? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो वह है सिसोदिया वंश। देखिए सिसोदिया वंश से ही आते थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, ये सब सिसोदिया वंश के ही थे। कौन? महाराणा प्रताप। आपको क्वेश्चन एग्जाम आता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एक है, लेकिन इसके क्वेश्चन के अंदर कुछ और क्वेश्चन में छुपा हुआ है जो आपको दिखाई देना चाहिए। सिसोदिया वंश से संबंधित रखते थे। महाराणा प्रताप पूछ सकता है कि महाराणा प्रताप किस वंश से थे? सिसोदिया वंश से। पूछ सकता है राणा कुंभा किस वंश से थे? सिसोदिया वंश से। आइए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली का जंतर मंतर का इतिहास ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? वह एक खगोलीय वेधशाला है दिल्ली जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली में भी है, जंतर मंतर जयपुर में भी है, जंतर मंतर एमपी में ही है। हवा महल का निर्माण किसने किया? हवा महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने किया 1799 1799 में। हवा महल का कब हुआ था? 1799 में। यह 5 मंजिल महल हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण है। यह महल 5 मंजिला है, जो हिंदू और इस्लामिक माने मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए माना जाता है। वास्तुकला दोनों वास्तुकला का इसे मिश्रण किया गया है। किसमें? हवा महल में, सवाई जय सिंह ने। ये कहाँ पे है? जयपुर में है। किस सम्राट के दौरान चेन्ना केशव मंदिर निर्माण किया गया था? वह होयसाल। यह मंदिर वेल्लोर में है। वेल्लोर कहाँ है? कर्नाटका में है। वेल्लोर कहाँ है दोस्त? कर्नाटका में है। जो वेल्लोर में है। वेल्लोर कर्नाटका नहीं, वेल्लोर तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु में होना चाहिए वेल्लोर। वेल्लोर गलती हो गया लगता है हमको, तमिलनाडु में होना चाहिए वेल्लोर। कर्नाटका तो बेंगलोर में हो जाएगा, तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु के बॉर्डर पर ही वेल्लोर है। 18 नंबर है, अहमदनगर किस रानी ने बादशाह अकबर के विरोध की थी? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध की थी? वह है चांद बीबी। चांद बीबी है जो बादशाह अकबर का विरोध की थी। वह कब? 1593 से लेकर 1595 तक विरोध की थी, यानी 93 से विरोध करना शुरू की और 95 तक विरोध की, जिसमें अकबर को वापस हो जाना पड़ा। अगला सवाल है हम लोग का, क्वेश्चन आ जाएंगे धीरे धीरे, क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार। कौन दोस्त? पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? सदी होने का मतलब 16वीं सदी।
सन पूछेगा तो 1510। कौन आया था पहला व्यापारी, तो वह अल्फांसो द अल्बुकर्क। कब आया था, 1510 में। 1500 होने का मतलब हो गया कि 16वीं सदी। अगर होगा 1400 तब 15वीं सदी, होगा 1300 तब 14वीं सदी, यानी सन से एक ज़्यादा 15 है तो 16वीं सदी। किस व्यक्ति ने अकबर खान के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया की सत्ता जमने से पहले भारत किसके बने हुए मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, तो अब करता था सूती और रेशम के। बेलूर मठ कहाँ है, बेलूर मठ है पश्चिम बंगाल में, जो हुगली नदी के तट पर है। यहाँ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय नवजागृत का जनक किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ही 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब, 1928 में, याद रख लीजिएगा। राजा राम मोहन कहाँ किस राज्य से बिलोंग करते थे, वह पश्चिम बंगाल से कहीं थे। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी, किसने दी थी, महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण ही दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा। फ्रंटियर गांधी के नाम से किससे बुलाया जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए यहाँ पे हम बोले थे उस समय खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, और फिर यहाँ से खान अब्दुल गफ्फार खान आ गए, क्वेश्चन आ गया फिर आपको फ्रंटियर गांधी। अब कहा जाता है कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1987 में, भारत रत्न दिया गया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लेडी विथ द लैम्प किस नाम से जाना जाता है, किसे, तो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो आधुनिक नर्सिंग आंदोलन के जनक है। देखिए इन्हीं के जन्म के अवसर पर ही परिचारिका दिवस मनाया जाता है। परिचारिका यानी नर्स का हिंदी होता है परिचारिका, और परिचारिका दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म पर ही मनाया जाता है। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था, तो वह है ग्वालियर में। कब, और जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। बात आती है रानी लक्ष्मीबाई का, अगर देखा जाए समाधि स्थल कहाँ है, समाधि नहीं जहाँ उनका कब्र है, वह कब्र कहाँ है, तो वह कब्र ग्वालियर में ही है। और ध्यान देंगे ग्वालियर में हुआ था, वहीं पर इनका कब्र बना दिया गया ग्वालियर में, और उनका जन्म हुआ था वाराणसी यानी बनारस में। किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य, कौन महाकाव्य, कमला, कौन महाकाव्य, कमला लिखा था, कौन, बीडी सावरकर। वह कहाँ किस जेल में थे, तो वह थे अंडमान जेल में। क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें निकाला जाए तो 2-3 क्वेश्चन एक से निकलेगा। पहला क्वेश्चन है कमला किसके द्वारा लिखा गया है, तो बीडी सावरकर के द्वारा। कमला किस जेल में लिखा गया, कमला महाकाव्य, वह अंडमान जेल में लिखा गया। कमला महाकाव्य को कौन लिखा, तो बीडी सावरकर ने लिखा। बीडी सावरकर किस जेल में कमला लिखे थे, तो अंडमान जेल में। देखिए क्वेश्चन एक ही लाइन है, वन लाइनर कहने का है, लेकिन इसमें बहुत 4-5 क्वेश्चन छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी का संघ की स्थापना किसने की, तो दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 31 क्वेश्चन, भारत 31 क्वेश्चन हो गया। 31 क्वेश्चन, भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, तो है 1858 में आ गया था। 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में अपनी सत्ता सौंप ली थी, और सत्ता सौंपने के बाद 1858 से भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो वह है बंगाल में। कहाँ दोस्त, बंगाल में स्थापित किया गया था, जिसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर, यानी जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी, 7 अगस्त 1905 में। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन हुआ था आपको जुलाई 1905 में। उसी जुलाई 1905 के बाद हुआ था स्वदेशी आंदोलन 1905 में, 27 अगस्त 1905 में। इसके बाद हुआ था बंग भंग आंदोलन, वह भी 1905 में ही हुआ था। ये सभी सीरियल से याद रख लीजिएगा, तो कभी दिक्कत नहीं होगा। वैसे करा देंगे, सभी करा देंगे क्लियर। जो आंदोलन हुआ था उसको बना देंगे वीडियो एक। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, वह है 1896 में। कब दोस्त, 1896 में। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु नवयुवक संघ की गठन किसने की। देखिए देश बंधु है,
आप चित्तरंजन दास को मत समझ लीजिएगा। देश बंधु नवयुवक संघ की गठन किसने की? वह है तिरुपुर कुमारन, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? वह है श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर थे 1928 में जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष। मेरा 37 क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के स्थापना कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो वह है मोतीलाल नेहरू, जो 1930 में स्थापित हुआ था। कौन चीज? स्वराज पार्टी कब स्थापित हुआ था? 1930 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे हमारे सी आर दास और उसके अध्यक्ष जो थे, और मोतीलाल नेहरू क्या थे? इसके महासचिव थे। महासचिव थे कौन? मोतीलाल नेहरू। दी है चित्तरंजन दास है, चियर दास का मतलब। 1930 में ये अध्यक्ष बने। 1930 में स्थापना हुआ स्वराज पार्टी का और उसके अध्यक्ष बने सी आर दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू। क्लियर? अब देखते हैं आगे। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या है? उनके पिता का नाम है जानकीनाथ बोस। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पूछा गया था। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? तो वह फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो एक वामपंथी विचारधारा का पार्टी था। कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक। वामपंथी का मतलब हो गया जो कम्युनिस्ट टाइप का विचारधारा था, वामपंथी। और कम्युनिस्ट जो अभी लोग कम्युनिस्ट जो लाल सलाम बोलते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा का ही फॉरवर्ड पार्टी था। मेरा आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट कल कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आखिरी बाकी क्वेश्चन। और बाकी क्वेश्चन बच गया 400 क्वेश्चन आपका 400 क्वेश्चन होगा आपका का इतिहास का, और बाकी 400 फिर ज्योग्राफी का, फिर 400 इकोनॉमिक्स का। इस तरह करते करते हम सभी को कमेंट कराएंगे। कल 2000 क्वेश्चन होगा, इसलिए आप ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखिएगा जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? वह है मोहन सिंह के द्वारा। कब किया गया था दोस्त? 1924 में। इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना 1924 में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, जो क्लास के लिए क्लास अच्छा लगा होगा। आप चाहते हैं इसी प्रकार क्लास को लेना और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का अपडेट मिलते रहेगा। मिलता हूँ दोस्त अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।